सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांदा से है, नाव हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 लोग अभी भी हादसे में लापता हैं, ये जानकारी है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पल पल का अपडेट इस मामले में ले रहे हैं। बता दें कि 4 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 17 लोगों की अभी कोई जानकारी नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। गोताखोरों की टीम रात भर यहां लापता लोगों की छानबीन में जुटी रही, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। 4 लोगों के शव निकाले गए हैं और 17 लोग अभी भी लापता हैं। बता दें कि बीच नदी में ये नाव डूब गई थी और इसमें सभी लोग लापता थे, लेकिन 4 लोगों के शव अभी तक निकाले गए हैं, जबकि बाकी बचे 17 लोगों की अभी कोई सूचना नहीं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांदा में बड़ा नाव हादसा हुआ और 4 लोगों की मौत की खबर अभी तक है। 17 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। अभी भी जो लोग लापता हैं उनकी तलाश वहां पर की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई टीमें वहां पर मौजूद हैं जो लगातार खोजबीन भी कर रही हैं, तलाश कर रही हैं। अचानक से नाव पलटा, उसके बाद ये हादसा हो गया बीच नदी में। 4 लोगों के शव अभी तक निकाल लिए गए हैं, उनकी पहचान भी लगातार की जा रही है और 17 लोग अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। ये तस्वीरें हैं बांदा में हुए उस दर्दनाक हादसे की, जिसमें कई लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। यहां खुशी का त्योहार गम में बदल गया। एक नाव यमुना नदी में उठी भंवर में डूब गई। जिस वक्त हादसा हुआ, नाव पर करीब 40 लोग सवार थे। इसमें कम से कम 40 जो घटना हुई, 40 आदमी थे। कम से कम 15 आदमी वापस आ गए, 25 मर गए। घटना की जानकारी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई गोताखोर लापता लोगों का पता लगाने में जुट गए, लेकिन बारिश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। दुखद घटना हुई है जिसमें कि यहाँ हमारे जनपद से जो बगल के बॉर्डर जनपद फतेहपुर में नाव से लोगों का आवागमन होता है, तो उसी के दौरान नाव पलट गई और पलटने का कारण बताया जा रहा है काफ़ी तेज़ आज हवा चल रही है, तो उस वजह से डिसबैलेंस हुई और नाव पलट गई। अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 15 लोग सेफ तरीके से इसमें निकाल लिए गए हैं। बांदा में हुए नाव हादसे पर सीएम योगी भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हादसे पर दुख जताया और प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने के निर्देश दिए। मरका घाट पर सभी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। फतेहपुर साइड से और बांदा साइड से लाइट लगा दी गई है, एसडीआरएफ लगा दिया गया है, एनडीआरएफ भी लगा दी गई है। लगभग 14-15 लोग जो है लापता हैं, उनकी पूरी खोजबीन की जा रही है। बांदा की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। बताया गया कि नदी पार करते समय नाव भंवर में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो पलट गई। नाव में कितने लोग थे आपके रिश्तेदार? कितने लोग बैठे थे नाव में? 2 लोग बैठे थे। दोनों लोग वापसी आ गए सकुशल? नहीं मिले सर। नहीं मिले? अभी नदी में ही है? अभी पता नहीं चला हमको। अच्छा, क्या नाम था दोनों रिश्तेदारों के आपके? राजू और दीपक। जिन लोगों ने हादसे में अपनों को खोया है, वो अब नदी किनारे डेरा डाले हुए हैं। वहीं सुरक्षा के तौर पर पुलिस भी मौजूद है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलाया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अभय से इस बारे में ले लेते हैं। लगातार वे इस हादसे को रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभय, बताएं कि अभी तक क्या जानकारी, क्या अपडेट मिला है जो लोग लापता हैं उनके बारे में? जी, आपको बता दें कि अभी तक जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज भी बनी हुई है, क्योंकि पहले चार लोगों के शव कल बरामद हुए थे
और अभी भी वही स्थिति है। रात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच गई थी और इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रात में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन चूंकि बारिश होने लगी और अंधेरा भी था तो अभी तक उन्हें कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ बारिश हुई थी, चलते यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को रोका गया था। थोड़ी देर में अभी फिर से सर्च ऑपरेशन चालू होगा। तब तक यहाँ पर धीरे धीरे अब जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है इस हादसे में या उनका पता नहीं है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं। आप हमारे बगल में देख सकते हैं, ये कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, रो रही हैं, वो इन्होंने भी अपनों को खोया है। इस तरह से यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये पुलिस के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। प्रशासन भी फिर से आ रहा है, फिर से प्रशासन भी यहाँ पर एकत्रित हो रहा है और कहीं ना कहीं अब फिर से एक सर्च ऑपरेशन शुरू होगा और अब ये देर तक चलेगा। एनडीआरएफ की जो अधिकारी मौजूद हैं, जो रेस्क्यू के लिए टीमें मौजूद हैं, जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनसे क्या बातचीत हो सकती है? अगर पॉसिबल है तो बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर उनको पेश आ रही है। बात करें अभय जी। अगर यहाँ पर हम करें तो अभी कोई पुलिस का या सिविल का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर जवान ही दिखाई दे रहे हैं और आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ के कुछ जवान बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए, अभी क्यों ऑपरेशन रुका हुआ है? ऑपरेशन का रात में ऑपरेशन चला, लेट नाइट तक अभी बारिश हो गई थी, इस वजह से अभी टीम आ रही है। अच्छा, तो अभी फिर से शुरू करेंगे? अभी फिर से शुरू करेंगे। बोट लगी हुई है, एनडीआरएफ की ऑलरेडी लगी हुई है और हमारी भी टीम बोट आ रही है। अच्छा, एनडीआरएफ की क्या और भी कोई यूनिट आ रही है क्या बाहर? अभी फिलहाल हमारी एक टीम आ रखी है और बाकी टीम की जरूरत पड़ेगी तो बाकी। अभी तक क्या कुछ सफलता मिली आप लोगों को समझ में आया? अभी तो हम लोग टीम रात हो गई थी, रात में ऑपरेशन चला है। बाकी अभी अब सुबह हुए, अब ऑपरेशन को तीव्र प्रदान की जाएगी। ऑपरेशन जैसा होगा अब मिलने की संभावना है। क्या लगता है कितनी दूर तक जो लोग डूब गए होंगे, पहुंच गए होंगे? काफी समय हो गया, कल 3-4 बजे की घटना। तो अभी जैसा होगा, नदी का बहाव काफ़ी तेज है तो बॉडी तो आगे जाने की संभावना है। तो उसी हिसाब से हमारी 4 बोट हैं, 4 बोट से एक साथ चला के और आगे तक जहाँ तक संभावना होगी वहाँ तक ले जाए। अभी आपके सीनियर ऑफिसर कहाँ? अभी आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। अच्छा। जी, आपको बता दूं कि ये एनडीआरएफ के जवान थे हमारे साथ। इन लोगों ने रात में भी सर्च ऑपरेशन चलाया था और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा दूर चले गए होंगे जो लोग डूबे होंगे, तो उनको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन ये अभी फिर से डटेंगे अपने काम में और इस ऑपरेशन को चल रहा है, ये हम देख रहे हैं। और अभय, लगातार आप अपडेट इसी तरह देते रहिएगा। ये दुखद हादसा है और इसकी जानकारी लगातार दर्शकों को आपके माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भदोही से बड़ी खबर है। भदोही में आज पूर्व बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा की पेशी होनी है और विधायक बेटे विष्णु मिश्रा की भी पेशी होगी। ये बड़ी खबर है। सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य मामले में ये पेशी होनी है और विष्णु मिश्रा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज पूरी हो रही है। ये बड़ी जानकारी। विष्णु मिश्रा पर 50,000 का इनाम घोषित था। आज की पेशी बहुत अहम हो जाती है। विष्णु मिश्रा को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य कई मामले हैं जिन पर पेशी आज होगी। बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विष्णु मिश्रा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो चुकी है। इसके बाद अब कोर्ट में पेशी होनी है। भदोही में आज पूर्व बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा की पेशी होगी। साथ ही विधायक बेटे विष्णु मिश्रा की पेशी भी होनी है। सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य मामले में ये पेशी कोर्ट में आज होगी। न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा था विष्णु मिश्रा को। 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज पूरी हो रही है। इसके बाद इंतजार है कि कोर्ट इस मामले में क्या अगला आदेश देता है। भदोही में आज ये पेशी होनी है, जहां तकरीबन 11 से 12 बजे ये पेशी कोर्ट में आज की जाएगी, जहां सामूहिक दुष्कर्म समेत कई अन्य मामले हैं जिसमें पेशी होनी है। ये केसेस लगातार चल रहे हैं। विष्णु मिश्रा को इससे पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसमें पुलिस ने पूछताछ की थी केस से जुड़ी हुई, और अब आज कोर्ट में फिर से पेशी है। तो आज का दिन अहम हो जाता है पेशी को लेकर। विजय मिश्रा पूर्व बाहुबली विधायक
पेशी होनी है और साथ ही विष्णु मिश्रा की भी पेशी होगी। सामूहिक दुष्कर्म का तो मामला है ही, इसके अलावा और भी कई मामले हैं जिन पर ये पेशी होनी है। विजय मिश्रा की आज पेशी, कोर्ट का रुख क्या रहेगा इस पर लगातार नजर रहेगी। कोर्ट किस तरीके से टिप्पणी करता है, कोर्ट का रुख क्या रहेगा आज की होने वाली पेशी को लेकर, विजय मिश्रा को लेकर, विष्णु मिश्रा को लेकर, इस पर लगातार हमारी नजर है। और अब बात करते हैं मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है, जहां अब्बास को भगोड़ा घोषित करने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया। बता दें कि कोर्ट ने अब्बास को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट की तरफ से आदेश है कि पुलिस 25 अगस्त तक अब्बास अंसारी को पेश करे, 25 अगस्त तक उसे गिरफ्तार किया जाए। एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा है कि बेल का प्रयास करने वाले को भगोड़ा घोषित नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से पुलिस की इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। लेकिन 25 अगस्त तक का समय दिया है, यानी 25 अगस्त तक अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करना होगा। अब्बास पर शस्त्र लाइसेंस अवैध तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप है और इसी आरोप के तहत उसको भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन जो अर्जी दाखिल की गई उसको खारिज कर दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर है प्रयागराज से। नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में आनंद गिरी को मिल सकती है बड़ी राहत। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शिष्यों ने केस वापस लेने की कोर्ट में अर्जी लगाई है। खुदकुशी के एफआईआर दर्ज कराने वाले शिष्यों ने अर्जी वापस लेने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर, नरेंद्र गिरी के शिष्यों ने केस वापस लेने की कोर्ट में अर्जी दी है और ये बड़ी जानकारी है। खुदकुशी के एफआईआर वालों ने, जो शिष्य थे, उन्होंने केस वापसी की अर्जी लगाई है और कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर शिष्यों ने बयान दिया है। अपनी तरफ से दर्ज एफआईआर पर कोई कार्रवाई वो नहीं चाहते हैं, ये उनकी तरफ से साफ किया गया है। नरेंद्र गिरी केस में आनंद गिरी को बड़ी राहत मिल सकती है, ये कहा जा रहा है। जहां इस खुदकुशी के बाद लगातार ये बयान आ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि कोई साजिश है, और इसी के चलते जहां नरेंद्र गिरी केस से जुड़ा हुआ ये अपडेट दे रहे हैं। जिन शिष्यों ने यहां अर्जी लगाई थी, एफआईआर दर्ज कराई थी, अब इस एफआईआर को वापस लेने और केस वापस लेने की अर्जी भी कोर्ट में दाखिल कर दी है और ऐसे में आनंद गिरी को एक बड़ी राहत इससे मिल सकती है। महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में आनंद गिरी को ये बड़ी राहत मिली है, जहां केस में अचानक से आए नए मोड़ से हर कोई हैरान है, क्योंकि अमर गिरी ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर मुकदमा वापस लेने की इच्छा जताई है। महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में बड़ा मोड़ आया है। एफआईआर दर्ज कराने वाले शिष्यों ने केस वापस लेने की अर्जी लगाई है। अमर गिरी और पवन महाराज ने एफआईआर पर ही सवाल उठाए हैं। दोनों ने कोर्ट में बाकायदा शपथ पत्र दाखिल किया है। एबीपी गंगा के पास इस हलफनामे की कॉपी मौजूद है। अमर गिरी और पवन महाराज ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि हमने पुलिस को सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी के मौत की सूचना दी, न ही खुदकुशी का शक जताया था और न ही हत्या का। हमने आनंद गिरी सहित किसी भी आरोपी का नाम तक नहीं लिया। हम किसी का नाम देकर उसे बेवजह फंसाना नहीं चाहते थे। शिकायतकर्ताओं ने अपने एफिडेविट में साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। उनके नाम से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे वो वापस लेना चाहते हैं। हमने किसी व्यक्ति को घटना करते या उसमें शामिल होते नहीं देखा। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में एक ऐसा सनसनीखेज तथ्य सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला है। दरअसल कथित तौर पर खुदकुशी बताए जाने वाले महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले उनके दो करीबी शिष्यों अमर गिरी और पवन महाराज दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है।
5 पन्नों के इस हलफनामे में कहा गया है कि जो एफआईआर उनकी तरफ से दर्ज की गई थी उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। ये एफआईआर उन्होंने अपनी मर्जी से दर्ज नहीं की थी, बल्कि घटना के दिन यानी 20 सितंबर 2021 को पुलिस ने कुछ कागजात पर यह कहकर दस्तखत करा लिए थे कि महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का पंचनामा किया जाना है। उन्होंने सिर्फ पंचनामा जानकर कागज पर दस्तखत किए थे। 5 पन्ने के हलफनामे में हर पन्ने पर प्रथम सूचनाकर्ता अमर गिरी के हस्ताक्षर हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वो अपना मुकदमा वापस लेने और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहने का शपथ पत्र ट्रायल कोर्ट में भी देंगे। इधर मुख्य आरोपी आनंद गिरी का खेमा काफी खुश है। आरोपी पक्ष का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस मामले में किसी गहरी साजिश की आशंका जताई थी। देखिए, एफआईआर आश्रम में ही रहने वाले अमर गिरी और पवन जी ने कराई थी और उन लोगों ने अनभिज्ञता जताई है कि एफआईआर में जो मूल तथ्य दर्शाए गए हैं वह मेरे कथन नहीं है। हम लोगों से गैर जानकारी में ऐसा करा लिया गया है। तो पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि यह सारा जो प्रकरण है उसमें केवल आनंद गिरी जी को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। यह सत्यता से परे है और जो सीबीआई ने जो जांच किया है वो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी में उनका निर्णय था और अब हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। दरअसल अमर गिरी और पवन महाराज दोनों ही महंत नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्यों में थे। दोनों ही बाघंबरी मठ के संगम किनारे बने हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के बाघंबरी मठ में 20 सितंबर 2021 को फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। शव के पास ही कई पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला था। यूपी की योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर पहले ही तमाम लोग सवाल उठा चुके हैं। निरंजनी अखाड़े के श्री महंत समेत कई बड़े संतों ने संदिग्ध मौत के बाद ही यह दावा किया था कि महंत नरेंद्र गिरी इतना लंबा और इस तरह का सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते थे। जल्द ही तीनों आरोपियों पर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय होने हैं। आरोप तय होने के ठीक पहले शिकायतकर्ताओं के हलफनामे से सवाल खड़े हो गए हैं कि जब किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी तो फिर पुलिस ने सिर्फ मौखिक आधार पर एफआईआर दर्ज कैसे कर ली। यही वजह है कि शिकायतकर्ता अब एफआईआर वापस लेने की बात कह रहे हैं, क्योंकि इस मामले की शुरुआती जांच यूपी पुलिस ने की थी। घटना के करीब 30 घंटे बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश की थी। 2 दिनों में ही केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया था। शुरुआती 4 दिनों को छोड़ दिया जाए तो इस मामले की पूरी जांच सीबीआई ने ही की थी। सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि अभी तक ट्रायल कोर्ट से आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया है। एफआईआर वापस लिए जाने का, हलफनामा दिए जाने का असर आरोप तय होने और मुकदमे के ट्रायल पर भी पड़ेगा। हालांकि मुकदमा पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और केस चलता रहेगा, लेकिन इस सूरत में आरोपियों को दोषी ठहरा पाना और उन्हें सजा दिला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में नकली नोट के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। यहां नकली नोटों के 2 सौदागर गिरफ्तार हुए हैं। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से इनकी गिरफ्तारी की है। 3,40,000 रुपए के नकली नोट इन दोनों से बरामद किए गए हैं। 2-2 हजार रुपए के 170 नकली नोट इनसे बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक प्रयागराज का है और दूसरा प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। ये लोग, जानकारी ये है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते आ रहे थे, पश्चिम बंगाल से आ रहे थे। इनको दबोच लिया गया है। इनसे और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस समय दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर स्थिति में बताई जा रही है। बुधवार को राजू श्रीवास्तव साउथ दिल्ली में जिम करते वक्त ट्रेडमिल से बेहोश होकर नीचे गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया। वहां पर
वो भर्ती है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, ये कहा जा रहा है। तो अभी ये कहा है, अस्पताल की तरफ से भी ये कहा गया है कि उनका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। पिछले 10 तारीख को उनको एडमिट करवाया गया था। 10 तारीख से लगातार वो बेहोश हैं, उनको होश नहीं आया है। परिवार की तरफ से वक्त वक्त पर जानकारी साझा की जा रही है। इससे पहले आप जानते हैं कल यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे बातचीत की थी, उनके परिवार से बातचीत की थी और राजू श्रीवास्तव के बारे में जानकारी ली थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजू श्रीवास्तव के परिवार से फोन पर बातचीत की थी और हालचाल जाना था राजू श्रीवास्तव का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।